गुड इवनिंग। यस। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी कौन सा सेशन होने वाला है। तो हम सब देखते हैं हम बाहर जहां भी जाते हैं सबसे ज्यादा हमको लड़के ही दिखाई देते हैं। जहां भी जाओ लड़के ही लड़के हैं, लड़के ही लड़के हैं। पर ओएसिस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो खाली लड़के ही दिखती है, लड़के कम दिखते हैं। इधर ऐसा होता है कि लड़कों की माइनॉरिटी हो जाती है और लड़कियों की मेजोरिटी हो जाती है। और मैं सब ये बात दिल से बोलता हूँ कि या मैं साक्षी भी रहा हूँ कि जितनी फाइट लड़कियां करती है, जितनी वो फाइट करती है, समाज से करती है, घर वालों से करती है, माँ जाने कहाँ कितनी कितनी फाइटें वो करती रहती है। और कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लड़की होता तो ये कर पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि जो शक्ति जो भगवान ने लड़कियों को दी है वो लड़कों की नहीं दी है। तो मुझे बताए आप, मैं अभी आत्मा दीदी, चंदा दीदी और उनकी टीम को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो अपनी बहुत बहुत अच्छी स्टोरी, और ऐसी स्टोरी है जो सुन के आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो गए। तो दीदी कौन? Yes, so good evening once again and I hope अभी हैप्पी इवनिंग होगी। ऑलरेडी काफी थकान होगा क्योंकि पहला दिन है, सब ट्रैवल करके आए हैं, पर ये शायद हमारा ऐसा सेशन है कि सबकी नींद उड़ जाएगी। सो यस, सामर्थ्य ओएसिस का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या लड़कियों की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी सामर्थ्य की अगर मुझे पहचान देनी हो कि हम सामर्थ्य यानी किस स्पिरिट की बात करते हैं, तो एक ही एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद आता है। मेरी फ्रेंड के एक पापा थे जो हमेशा कहा करते थे कि लड़कियां है ना चांद जैसी नहीं होनी चाहिए पर सूर्य जैसी होनी चाहिए, यानी ब्राइट है, तेज है, लेकिन उसके पास कोई नहीं जा सकता है। चांद जैसी शीतल, मस्त, ठंडी ऐसी लड़कियां हमें नहीं चाहिए। शायद वो खूबसूरत दिखती है लेकिन एक्चुअली तो स्पिरिट जो है वो सूरज जैसी होनी चाहिए। सो वही हमारा सामर्थ्य का स्पिरिट है। यहाँ पे सारी जो भी हमारी फ्रेंड्स है वो सारी एक्चुअली कैसे सूरज जैसी है, वो स्टोरी आपको जान के शायद यकीन हो जाएगा कि एक्चुअली लड़कियां सूरज बन जाए तो वो क्या कर सकती है। और मेरे साथ चंदा दीदी है जो सामर्थ्य के लीडर है, जो कच्छ में पूरा सामर्थ्य हैंडल कर रहे हैं। अभी अकेले हाथों उन्होंने पूरा मिसाल लीड किया कच्छ में, और उनकी पूरी सामर्थ्य की फौज को लेके यहाँ पे MSLDP हुआ। जैसे कि हमने कहा कि हमने लास्ट ईयर फर्स्ट सामर्थ्य मिसाल लॉन्च किया, सो दैट शी डिजर्व दैट क्रेडिट। और वो भी हमारी उनकी भी बहुत अच्छी सामर्थ्य की स्टोरी है, पर मे बी इस बार हमारे पास स्कोप नहीं है। यस, हाय। यस, सो बीच में कोविड आया तो हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम बचा, तो हमने सोचा कि चलो इनको भी बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। तो हम सब MHE गर्ल्स ने और हमारे फैसिलिटेटर ने डिसाइड किया कि हम सामर्थ्य का सेशन रखेंगे, वो भी MHE स्पेशल सामर्थ्य, जो सिर्फ MHE की गर्ल्स के लिए ही होगा। तो सेशन स्टार्ट हुए हमारे। सो फर्स्ट मैं आपको वो बताऊंगी कि हमने कौन से टॉपिक पे सेशन किया, I mean, हमने कौन सी चीजें वो सेशन में से सीखी। वो वीकली एक ही दिन का सेशन होता था जिसमें 1 घंटा, क्योंकि सब लोग का बहुत काम होता था तो 1 ही घंटा वीक में सेशन होता था। तो फर्स्ट तो पहले मैं ऐसी थी कि जो बोलते थे लोग, मम्मी पापा बोलते थे, जो फैमिली बोलते थे, वो मैं करती थी। लेकिन एज अ गर्ल, एज अ पर्सन, मैंने सामर्थ्य के सेशन के थ्रू सोचना स्टार्ट किया कि एक गर्ल हो के मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मैं भी क्या क्या नहीं कर रही हूँ। तो जैसे एक टॉपिक था कि ऐसा क्यों होता है कि अगर घर में कोई गेस्ट आए हैं तो मम्मी क्यों लास्ट में खाना खाएंगी, पापा को भी लास्ट में खाना चाहिए क्योंकि गेस्ट हम दोनों के घर आए। फिर शादी हो गई तो मम्मी क्यों ससुराल जाएगी कि पापा नहीं आ सकते ये साइड। फिर ऐसा भी होता था कि यार शादी हो गई तो फिर लड़की क्यों मंगलसूत्र और बिंदी करेगी, पापा के पास ऐसा कुछ है नहीं कि वो मैरिड है, वो सर्टिफिकेट तो है नहीं पापा के पास, तो क्यों वो सर्टिफिकेट सिर्फ मम्मी को ही होना है। फिर क्वेश्चन हुआ कि यार कुछ भी हो समाज में कि अगर किसी को कुछ नहीं आता हो तो सारा ब्लेम क्यों मम्मी पे होता है कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है उनको। अगर लड़कियां है तो क्यों ऐसा होता है कि अगर ये फंक्शन है ना
तो कोई बात नहीं, अगर लड़का बहुत बिजी है तो वो नहीं आएगा ना तो चलेगा, लेकिन लड़की को तो आना ही पड़ेगा। लड़की की एग्जाम हो, कितनी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हो, बट नो, शी हैव टू कम देयर। सो ऐसी ही मेरी एक स्टोरी है। जून में मेरे ग्रैंड माँ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, और तब हमको एक परमिशन मिली थी कोविड में कि हम 9 मंथ के बाद एक बार 10 मिनट के लिए घर पे वीडियो कॉल कर सकते, क्योंकि 9 मंथ से घर नहीं गए थे और कोई कारण को बहुत चिंता थी। तो मैंने घर पे वीडियो कॉल किया और मुझे पता चला कि मेरी दादी बहुत क्रिटिकल हालत में है और मुझे उनको मिलना है, क्योंकि मैं 9 मंथ से गई नहीं और वो भी 3-4 मंथ से ऐसे बीमार है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं 2 दिन चाहती हूँ अभी सुबह सूरत, और मैं मेरे दादी को मिलके वापस आ जाती हूँ। तो वो तो हो गया, घर वाले बहुत खुश थे कि तू कोई बात नहीं, खराब समय पे आ रही है लेकिन तू आ तो रही ना, तू आ जा, फिर हम फोड़ लेंगे। मैं बोला ठीक है, तो वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए। फिर वहां जाकर डिस्कशन हुआ कि ठीक है, अभी तो दादी है तो तू अभी आ गई है, लेकिन जब दादी की डेथ हो जाएगी, कि वो ऑलमोस्ट वो डेथ बेड पे ही थी, तो तू वापिस यहाँ आएगी ना, सब विधि होगी, पूजा होगी, और अगर फैमिली में से एक लड़की नहीं होगी तो पूजा तो अधूरी रह जाएगी, तो तुझे तो आना ही पड़ेगा। तो बोला हम देखते हैं वहां जाके मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरा कौन सा काम है, सब कुछ होके मैं आऊंगी, शायद टाइम होगा तो मैं आऊंगी, बट एक चीज है कि पर्पस क्या है, दादी को मिलना। डेथ के बाद पूजा कांड में रह के कुछ फायदा नहीं है, मुझे उनको मरते उनके पहले मिलना है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैंने किसको बताया नहीं था कि मैं अंकल दादी की डेथ होगी उसके बाद मैं घर नहीं जाऊंगी, जब वो जिंदा है तभी पर्पस सब होने वाला, तभी मैं घर जाऊंगी। तो घर वालों ने बहुत डिबेट की पहले कि तू आजा, बहुत काम वाली हो गई है, ये वो। फिर मैंने बोला कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं डेथ के बाद एक दिन भी घर नहीं आऊंगी। तो ठीक है, देखते हैं, हमने तो देखा है तेरा ऑफिस, तेरे को आके वहां से लेके जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं। फिर ये हुआ, मैं घर से वापिस आ गई, बहुत अच्छा चल रहा था और मैं यहाँ काम कर रही थी ओएसिस वैलीज पे। और एक दिन मुझे पता चला, सुबह मेरे मेंटर को कॉल आया था कि मेरी दादी की डेथ हो गई है। तो मुझे भी बुरा लगा कि यार हो गया जो होना था। फिर 2 दिन बाद मैंने घर फोन किया कि सब लोग कैसे है, ठीक है कि नहीं है। तो बोला कि आजा विधि में, अभी तो 10 दिन बाकी है विधि में, तू आजा और हम साथ में विधि करेंगे और तेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि मेरे अंकल कनाडा में है, पूरा लॉकडाउन है, तो उनकी भी दादी है, मेरी भी दादी है, तो वो उनकी दादी की डेथ पे कनाडा से यहाँ नहीं आ सकते, तो मैं क्यों जाऊँ बड़ौदा से दादी की डेथ के लिए। मैं कुछ भी पूजा वूजा हो मैं नहीं आऊंगी। तो शायद फिर ऐसा बहुत झगड़ा भी हुआ, लोगों ने बोला कि बहुत हो गया है तेरा, बाहर भेजे तो बिगड़ गई है, सुनती नहीं है अपना। फिर मेरे पापा ने रिफ्लेक्ट किया, मैंने फोन का एंड करते हुए, मेरे पास 3 ही मिनट बाकी थे, तो पापा ने बोला बेटा लोग जो बोले वो, पर शायद तू ही एक लड़की है हमारे फैमिली में से जिसने अभी तक हमारे घर में से किसी ने स्टैंड नहीं लिया है। हमारे घर में से किसी ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया है कि एज अ फैमिली तू सबको रोक के या तू कुछ नहीं करे, पर तेरे जो भी चॉइस हो, बट आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन कि तूने इतना सारा रेजिस्ट किया और फिर भी तू तेरे जो डिसीजन है उनके ऊपर से नहीं हटी। मेरे दादाजी तो बोल ही रहे थे कि तू नहीं आई ये वो, लेकिन पापा की साइड से जो मुझे रिफ्लेक्शन मिला कि मेरी बेटी अभी बड़ी हो गई है और पापा ने भी सोचा कि डेथ के बाद कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है, जो बोलते हैं ना वो कंफर्मिटी है कि डेथ हुए तो पूजा करो। तो मेरे पापा ने बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट किया और वो क्वेश्चनिंग में सामर्थ्य से किया कि यार क्यों मैं जाऊं, कुछ पर्पस ही नहीं है, और क्यों मेरे अंकल नहीं, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, जो भी होगा वो। तो मैंने घर में भी बहुत सारा झगड़ा किया, बहुत प्यार से भी समझा, और फिर जो पापा का रिफ्लेक्शन था उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि यार उन्होंने भी सीखा मेरे पास से कि डेथ के बाद कोई जरूरत नहीं है, और वो मेरे सपोर्ट में थे आफ्टर ऑल कि इट्स ओके तू मत आ। तो वो क्वेश्चनिंग का जो स्टार्टिंग था मेरी लाइफ में, मेरा खुद का डिसीजन इतना बड़ा कि मैं नहीं ही जाऊंगी, मैं रोई, वो लोग रोए क्योंकि डेथ हो गई थी, तो बहुत कुछ हुआ, पर कैसे मुझे वो स्ट्रांगनेस मिली कि वो मेरे क्वेश्चन पर, मेरे डिसीजन पे मैं बिल्कुल अड़ग ही थी, मुझे हिलना ही नहीं था वो चीज से, और मैंने वो करके दिखा। तो मेरे फैमिली में से बहुत
रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया कि कोई लड़की जो पढ़ती है 10th में पढ़ती है और वो इतना बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेके उन्होंने वो सेरेमनी अटेंड नहीं की। सो मेरे फैमिली के लिए भी बहुत शॉकिंग था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यार क्यों नहीं, मैं भी ऐसा करूंगा और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, जो भी हुआ वो फैमिली को भी जो अच्छा बुरा लगा, पर मेरे लिए वो डिसीजन अच्छा था और मेरा ही डिसीजन था, सो नो रिग्रेट। सो थैंक यू। ओके, सो ये तो सोसाइटी की बात हुई। मेरी कुछ स्टोरी ऐसी है कि अभी लड़की है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़की तो सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए, पैरों में होना चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए। सो नॉर्मली मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे ऐसा है कि बहुत फोर्स किया जाता है। मतलब मेरी फैमिली में मेरी दादी है जो वो बहुत पुराने जमाने की है, तो उनकी ओर से बहुत फोर्स आता था कि कान में कुछ क्यों नहीं पहनती, नाक में कुछ क्यों नहीं पहनती, बाल क्यों लंबे नहीं करती। तो ऐसा प्रेशर आता है, तो उधर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता था मुझे हर बार कि क्यों भाई लड़की हूँ तो ऐसा मुझे प्रूव करने की क्यों जरूरत है कि मुझे कान में भी कुछ पहनना जरूरी है, नाक में भी कुछ पहनना जरूरी है, लड़की हूँ ऐसा मुझे प्रूव क्यों करना है, मुझे प्रूव करने की क्या जरूरत है ऐसा। तो ऐसे मेरी कुछ ब्यूटी को लेके स्टोरी है कि पहले ऐसा मुझे था, इतने साल मैंने सोसाइटी में रह के ऐसा सीखा कि लड़की हूँ तो सुंदर दिखना जरूरी है। तो इतने साल मैंने इतना मेकअप किया, इतनी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, बहुत सारा फेस के लिए करवाया क्योंकि मैं ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए इसलिए। तो इतना मतलब फेस खराब हो गया था, पर मुझे तो ऐसा था कि सुंदर तो दिखना ही है कैसे भी करके सोसाइटी में। तो बहुत सारी मेडिकल यूज की, बहुत सारी क्रीम्स यूज की, मैं केमिकल्स यूज किए, तो उससे इतना फेस गंदा हो गया था और फिर तो कुछ फायदा नहीं था। मुझे सिर्फ इतना ही था कि बस सुंदर ही दिखना है। पर यहाँ आके मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैंने यहाँ आके सीखा कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये साबित करने की या किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं लड़की हूँ। ऐसा लड़की हूँ तो हूँ, लड़कों से कम नहीं हूँ। फिर यहाँ आके मैंने सीखा कि लड़की होने के नाम पे मुझे सुंदर दिखना जरूरी नहीं है। मैं बाहर से कितनी भी सुंदर होगी पर मेरे अंदर सब कुछ खोखला होगा, मैं अंदर से सुंदर नहीं हूँ, तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ आके सीखा कि अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, पर अंदर से सुंदर होना जरूरी है। तो ये मेरी एक छोटी सी ब्यूटी को लेके स्टोरी थी कि ओएसिस में आके मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज है। अभी मुझे मेरे आगे कितना भी बड़ा मेकअप रख दे, कुछ भी रख दे, मुझे इतने से भी होता नहीं है कि मेकअप करो यार मैं सुंदर नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ। और दूसरी मेरी हेयर कट को लेके स्टोरी थी कि ऐसा है कि हेयर कट लड़की को करवाना मतलब हो फैमिली का कितना सारा प्रेशर आता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। हेयर कट करवा दिए और पेरेंट्स को पता नहीं था और डायरेक्ट मैं घर पे गई तो सब मतलब कोई पहचान नहीं रहा था, मतलब कोई घर के अंदर नहीं आने दे रहा था क्योंकि हेयर कट करवा दिए थे। तो बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ा था, बहुत सारा सुनना पड़ा था। सोसाइटी में भी बहुत सारे सब लोग बोलते थे, पर मुझे पता था कि मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं लड़की हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो यहाँ आके मैंने सीखा और सामर्थ्य की स्पिरिट मैंने मेरे अंदर खुद बिल्ड की और दिखाई। तो ऐसे ही मैं प्रगति को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपनी स्टोरी बताए। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक ऐसी लड़की के बारे में जो पहले हुआ करती थी। एक ऐसी लड़की थी, अच्छी स्टोरी है। एक ऐसी लड़की थी कि उसके बाल बहुत बड़े थे, इतना प्यार करती थी अपने बाल से। उसके आगे मेकअप रख दो, कपड़े रख दो, वो उसको नहीं चाहिए, लेकिन बाल तो होने चाहिए। बाल के बिना कैसे चलता है। शादी में, मैरिज वगैरह में वो मेकअप नहीं लगाती, लेकिन बाल उसके खुले रखना, फिर 2 चोटी बनाना, हमेशा उसकी केयर करना, टाइम पे धोना, टाइम पे उसमें तेल डालना, बहुत कुछ केयर करती थी। कितने लंबे बाल थे?
और लंबे बाल उसके इतने थे, कमर से नीचे थे, इतने बड़े बाल थे और इतना प्यार करती थी बाल से कि अगर आप उसके सामने काटने की बात करो तो वो कितना तो आपको बोल देती कि भाई ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप मेरे सामने, लड़की बाल के बिना लड़की नहीं हो सकती। फिर एक बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे जानने मिला कि लड़की, पहले तो उसे क्वेश्चन हुआ कि लड़की के बाल बड़े क्यों होने चाहिए, मैंने ये बात कहाँ से सीखी। फिर उसको लगा कि मुझे ये जानना जरूरी है कि किस ग्रंथ के किस पेज के किस पैराग्राफ में लिखा है कि लड़की के बाल बड़े होने चाहिए। तो उसने थोड़ा ढूंढा पर उसे कुछ पता नहीं चला। फिर थोड़े लोगों से उसने पूछा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। फिर थोड़े सर्च के बाद उसे पता चला कि अरे यार ये तो समाज ने दिया है कि जिसके बाल बड़े होते हैं वो लड़की होती है और जिसके छोटे होते हैं वो लड़का होता है। लेकिन बाल तो बाल है, उसमें बड़े हो या छोटे क्या मैटर करता है, बाल होने चाहिए और ना हो तो भी चलता है, ऐसे कोई कहता नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर एक दिन उसने सामने से कहा कि भाई मुझे हेयर कट करवाने हैं। कई लोगों को थोड़ा अलग लगा पर वो खुद जाके कटवा कर आई और फिर बताना नहीं चाह रही थी, कैप पहन के भी रख रही थी। फिर एक दिन उसके एक अच्छे सब कम्युनिटी लिविंग में थी वो, और उसके एक ब्रदर ने उसकी टोपी खींच ली और सबने उसके बाल देखे। और ऑफ कोर्स आप जानना चाहोगे वो लड़की कौन थी, तो वो मैं थी। मैं जिसे बालों से बहुत प्यार था और मैं ओएसिस में आई तब से भी आप किससे भी पूछ लो तो 2 चोटी के बिना तो मुझे देखेगा ही नहीं कोई। लेकिन ये मुझे क्वेश्चन हुआ कि भाई क्यों लड़की के बाल बड़े होने चाहिए और क्यों वो छोटे नहीं रख सकती, क्यों समाज कहता है कि भाई जिसके बाल बड़े हो वही लड़की होती है जो इतनी सुंदर लगे। अरे भाई नेचुरल जो मिला है वो क्या है कि नेचुरल है, और हमारे बहुत अच्छे पिंक कलर के लिप्स है, उस पे रेड कलर की हम लिपस्टिक लगाते हैं, जस्ट इमेजिन कैसा लगेगा वो। मुझे सिर्फ सोच के कुछ होता है, तो आज वो चीज मेरे लिए थोड़ी अलग ही बन गई है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बाल बड़े, वो जरूरी नहीं है कि बाल मत बढ़ाओ लड़कियां, लेकिन एक बार सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आज मैं मेरी आपको बात करूं तो मैं बॉय कट बाल करा कि इतनी खुश और आज मुझे इतनी फ्रीडम फील होती है कि भाई जिस समाज ने मुझे बोला था कि ये बाल लड़की के बड़े होने चाहिए और मुझे जो प्रेशर करते थे सब कि भाई बाल बड़े हो वही लड़की होती है, स्कूल में 2 चोटी बना के जाए वही लड़की होती है, आज मैं उनको जाके बोलूंगी कि भाई मेरे बॉय कट बाल हैं, कुछ बोलना है आपको बोलो। तो एक जन ने मुझसे ये भी बोला कि अगर अब तुम्हें कोई बोले कि भाई बॉय कट बाल गंदे लग रहे हैं तो मैं तुम्हें डंडा देता हूँ, उसको उस टाइम पे ही पीटने लग जाना। तो सही बात है, ऐसा क्यों बोले कोई। और यही चीज मुझे अच्छी लगती है कि मैंने ये किया। और ऑफ कोर्स इसको अगर अब मेरे सामने कोई बोलता है कि ये बॉय कट लगते हैं तो मुझे इतना गुस्सा आता है। दिस इज सामर्थ्य कट, नॉट बॉय कट। ये बॉय कट नहीं है, ये सामर्थ्य कट है। क्यों इसे बॉय कट बोले हम? ऑफ कोर्स दिस इज सामर्थ्य कट। तो यही लड़की का सामर्थ्य है। ये जरूरी नहीं है कि हर लड़की बाल कटवाए, लेकिन अलग चीज है उसे समझना कि लड़की के बाल आप किस तरह से बड़े कर रहे हो। अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपने दिल की खुशी के लिए कर रहे हो तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर सब लोग आप सोच रहे हो कि भाई मैं चनिया चोली पहनूंगी और उस पे बॉय कट बाल होंगे तो कैसे लगेंगे, तो फिर ये गलत है। जो मुझे होता था, मैं 10 बार सोचती थी कि भाई मैं कुर्ती पहनूंगी तो यार कैसे लगेंगे। पहले मैं फिर स्कूल में टीचर बनते थे तब साड़ी पहनते थे, यार मैं साड़ी पहनूंगी तो यार ये क्या लगेगा ऐसा। तो ये सब मैं सोचती थी। पर आज मेरी यही स्टोरी है कि यहाँ के मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैंने ये सामर्थ्य कट करवाया। तो आई एम वेरी हैप्पी और आज मुझे वो फ्रीडम फील होती है। बहुत लोगों को अफसोस होता है कि भाई मैंने बाल कटवा दिए, पर भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो आपको क्यों हो रहा है। तो यही एक लड़की का सामर्थ्य है। और जो मैं सबको कहना चाहूंगी कि भाई जो नेचुरल हमें मिला है उसको जारी रखे, उस पे केमिकल्स लगा के उस पे पानी मत फेरिए। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इतनी सुंदर
मिली है उस पे हम लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी कि सभी मेरी दोस्त ऐसा कुछ करे, एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करना, सिर्फ मजा आएगा। और मुझे आज बहुत अच्छी फ्रीडम फील होती है कि भाई जो बोझ था वो मैंने हटा दिया है और आई एम फुल फ्री। तो ये मेरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सो ये लड़कियां तीनों फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने शेयर किया वो यंगेस्ट फ्रेंड्स है हमारी यहाँ पे। 14, 15, 17 साल की लड़कियां है ये तीनों। और आप सोचो कि ये कितना डिफिकल्ट है एक कंडीशन में जाग के कि भाई लड़की के बाल लंबे ही होने चाहिए, कितना डिफिकल्ट है। यानी वो बाल कटवाने बैठते हैं ना तो वो धक धक होता है कि क्या करेंगे, कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे। और ये सारी जंजीरें छोड़ के एक स्टेप लेना, एक आगे बढ़ना, ये इजी काम नहीं है, वो भी इतने सारे प्रेशर में। सो दैट इज, ये जो लड़कियां ले रही है उससे हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि यार एक्चुअली लड़कियां सूरज जैसी होनी चाहिए, उसका जो मीनिंग है वो एक्चुअली हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा हमें फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। यस रिया। यस, सो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं जब इधर आई तो मुझे पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है अगर आपको अकेले करना हो तो आप करना चाहोगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, सीधा दिल में सामर्थ्य का ही नाम आया। तो थोड़े दिन पहले मैं सोच रही थी, कुछ महीनों पहले, 1-2 महीनों पहले, कि क्यों मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे बहुत गुस्सा था कि कैसे लड़के होते हैं, सब बकवास होते हैं, कितना ये करते हैं वो करते हैं। तो बहुत सारा गुस्सा था मेरे में कि लड़के तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं जो पढ़ती थी उन सब चीज़ों से। पर एक्चुअल जो मेरा थिंकिंग था कि क्यों मुझे सामर्थ्य करना है, क्योंकि ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि पोटेंशियल तो तब बाहर निकलेगा ना जब किसी को मौका मिलेगा। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि किस इंसान में कितना पोटेंशियल है। तो मुझे ऐसा हमेशा फील होता था कि लड़कियों को तो मौका ही नहीं मिलता, या ऐसा कोई सोचता भी नहीं कि अच्छा इनमें पोटेंशियल होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो थिंकिंग ही नहीं होती है। सो मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक इवेंट किया और मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे कोई पुराने वॉलंटियर्स की हेल्प नहीं लेनी, मुझे खुद से नई टीम बनानी है। तो ऑफ कोर्स बाहर जाएंगे तो सारी लड़कियां अनफॉर्चुनेटली कंफर्मिटी के कारण कैसी होती है कि ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो दिखने अच्छे चाहिए, सब थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेंगे पर हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे कॉलेज गोइंग किड्स का नॉर्मल सीन होता है। पर मैंने वहाँ पे गई, मैंने कॉलेज में वहाँ पे टीम बनाई, तब उन लोगों से बात की और उनको पूछा कि अच्छा आपका ड्रीम क्या है, आपको क्या करना है, ऐसे मैंने पूछा तो ब्लैंक फेसेस दिखे मुझे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो तो थोड़ी वेल टू डू फैमिलीज की गर्ल्स थी, MSU यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो ड्रीम क्या है ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। बस ऐसा बोलते कि UK, US, कनाडा जाना है, शादी करनी है। दिस वाज द ड्रीम फॉर एवरीवन। तो उनके साथ हमने कुछ ऐसा एक ड्रामा प्ले किया जिसमें हमने ऐसा दिखाया कि 2 लड़कियां हैं जो सेम फैमिली में बॉर्न होती है। एक है वो समाज के नियमों से झुक जाती है और जो भी मम्मी पापा कहता है वैसा करती है, जो ओबीडियंट बोलते हैं ना, डाई छोकरी का है ना आपने, कि जैसा पूरा समाज उसे बोलता है ना कि ऐसी होनी चाहिए लड़की, वैसे अपनी पूरी लाइफ जीती है। और दूसरी उसकी बहन है जो सेम समाज में, सेम सोसाइटी में, सेम फैमिली में बोलती है कि नहीं भाई आप बोल रहे हो वो ठीक है लेकिन मेरा रास्ता कुछ अलग है। तो ऐसा हमने पूरा एक ड्रामा बनाया था और फिर पूरा दिखाया था कि एट द एंड ऑफ द लाइफ दोनों को कैसा रियलाइजेशन होता है। तो एक लड़की है जिसको हम डाई बोलते हैं, जिसको हम गुड गर्ल बोलते हैं, वो कितना रिग्रेट फील करती है कि यार मेरी लाइफ कुछ लाइफ थी या ऐसे दूसरों में मैंने बांट दिया सब कुछ, मेरा इसके लिए किया, उसके लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया। और जो दूसरी लड़की थी वो कैसा फ्रीडम फील करती है और कितना सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करती है खुद में। तो ये हमने पूरा ड्रामा किया था
और ये हमने 2 ही दिन में पूरा प्रैक्टिस किया और ड्रामा किया, और ये ड्रामा के बाद जो हुआ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ड्रामा ख़त्म हुआ, हमने एम्फी थिएटर में किया था सयाजी बाग में। तो एक छोटी सी लड़की आई और हमने पूछा कि अच्छा आपने क्या सीखा? तो वो बोलती है कि मैंने सीखा कि बड़े होके अगर मम्मी पापा शादी के लिए प्रेशर करते हैं तो नहीं करना चाहिए, हमें खुद सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इतने से ड्रामा से एक छोटी सी लड़की अगर ऐसा सोचना शुरू कर देती थी वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर पूरा ड्रामा ख़त्म हुआ, सब कुछ हुआ, फिर मेरी जो वॉलंटियर थी जिसने वो स्ट्रॉन्ग लड़की का रोल प्ले किया था, तो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि दिस हैज़ चेंज्ड मी। मैंने जितनी बार ये रोल का रिहर्सल किया, जितनी बार वो डायलॉग मारे, तब मुझे पता चला कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस अभी की खुशी है कि अभी मुझे बस सब अच्छे, क्योंकि जो लड़कियों को बचपन से ऐसे बताते हैं कि यू हैव टू बी गुड, मतलब किसी को भी आपके कारण कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, यू नो, किसी को भी आपके कारण ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए। तो उसने बताया कि सबको कंफर्टेबल फील करवाते करवाते मुझे लगा कि यही राइट है, मैं कितनी अच्छी हूँ पर मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। एंड शी सेड कि मेरे कैरेक्टर ने मुझे चेंज कर दिया कि यार कोई भले और किसी ने कुछ सीखा या ना सीखा हो, पर मैं कमिटमेंट देती हूँ कि यार मैं अपने लाइफ के लिए लड़ूंगी। तब मुझे इतना ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि यार ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कुछ नहीं करना है, पर उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि हम उन्हें बताते ही नहीं है। हमने बचपन से वही ABCD पढ़ाई है कि A फॉर दिस, B फॉर दिस, C फॉर दिस, कि आपको तो यही ऐसे अच्छा बनना है, ब्यूटीफुल दिखना है, शादी करनी है, घर संभालना है, खाना बनाना है, यही आपका काम है। तो अगर बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे सीखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि मैं उसे 4 दिन पहले जानती थी और मैं उसे 4 दिन बाद जानती हूँ, अब वो शायद बदले ना बदले, लेकिन वो बीज उसमें आ गया है कि यार मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना चाहिए। तो ये जो मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि हर एक लड़की को ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरी हिम्मत निकालूं बाहर। मुझे भी बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सामर्थ्य की आइकॉन हूँ, मुझे भी बहुत एंग्जाइटी फील होती है। जब मेरा ये हुआ था, प्रेपरेशन चल रही थी, तब मेरी 2 लड़कियों का एक्सीडेंट होते होते रह गया था उसके 1 दिन पहले। तो वहां पे वो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी गाड़ी में 5 लड़के थे बड़े बड़े। तो वो आए और पूरी वो लड़कियों पर चढ़ गए, और वो तो मेरे पे रिलाई करेगी क्योंकि वो मेरे सामने थी, तो मैं ऐसे आगे खड़ी तो हुई, बट आई वाज आल्सो ट्रेम्बलिंग कि मैं क्या बोलूं। और वो चढ़ गए, चाबी की गाड़ी की चाबी निकाल दी और बहुत सारा कुछ करने लगे। पर उस टाइम बिना आवाज ऊंचे किए, आंख में आंख डाल के, मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी लड़कियां मेरे पीछे, तो मैं जो करूंगी वो दैट इज व्हाट दे विल लर्न। तो उनके आंख में आंख डाल के उनको कन्फ्रंट करना और बोलना कि क्या है भाई, चाबी दो, जो बात करनी है मुंह पे करो वरना पुलिस को बुलाते हैं। तो वो जो स्ट्रेंथ मुझे मेरी निकालनी पड़ी, मेरी लड़कियों का सामर्थ्य निकालने के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट करते करते लड़कियों तक तो मैं पहुंच ही रही हूँ, उनका सामर्थ्य तो मैं निकाल ही रही हूँ, पर मैं मेरे अंदर की ताकत को भी निकाल रही हूँ, मेरे कंडीशनिंग को भी बदल रही हूँ, मेरे विचारों को भी चेंज कर रही हूँ। क्योंकि इतने सालों से जब हम कुछ सीखते आए और ये इतना डीप रूटेड है, मेरे जैसी लड़की भी अगर आज इतना स्ट्रगल करती है तो फिर और तो हम क्या कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फील कि हम जितने लोग उसके लिए काम करें वो कम है, और वो किसी और के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो या ना हो, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ी जर्नी बन जाती है सामर्थ्य की। थैंक यू। यस, ये अंजलि दीदी है जो दिल्ली से है, और अभी अभी ही उन्होंने ओएसिस के साथ काम करना शुरू किया है टीना दीदी के साथ, और एक सामर्थ्य लाइफ कैंप में उन्होंने सपोर्ट किया था, राइट? यस, सो उनकी लाइफ की एक जर्नी है और वो कैसे कनेक्ट हुए, सो जस्ट यस दैट। ओके, सो ये मेरी पर्सनल ही मतलब फैमिली की, विद इन फैमिली स्टोरी है, एक्सपीरियंस है मेरा फ्रॉम माय अराउंड जब से मैं टीनेजर की एज में आई। सो वहाँ से ये होने लगा कि आई रियलाइज्ड
मतलब बचपन में पता नहीं लगता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, लेकिन टीनेजर की एज में 13-14 की एज में आई रियलाइज्ड कि थोड़ा बहुत मम्मी पापा के बीच में इनइक्वालिटी चल रहा है, लाइक लड़का ये है और लड़की ये है। सो वहाँ चलो ठीक है, रहना मम्मी के साथ है, एज ऑल सेड कि लड़कियों को सिखाया ही वही जाता है, उनकी मेंटालिटी बचपन से ही, क्योंकि जो बचपन से सिखाते हैं वो बेस बन जाता है। सो मेरा बेस वही था कि मतलब अभी भी है, लेकिन हाँ ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आई है। सो कि भाई तुम्हें सहना पड़ता है, क्योंकि मैंने मम्मी को भी अपनी देखा है, वो काफ़ी साल से, मतलब जब से शादी हुई है, मतलब 18 ईयर्स में मेरी मम्मी की शादी हो गई थी, तो तब से ही ससुराल वालों का कर रही हैं, पापा का देखभाल करती हैं, भले ही उन्हें इज्जत और प्यार ना मिले बट वो कर रही हैं। सो मैंने वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन वहाँ चीज़ बहुत मतलब एक अजीब थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी, बैचलर करी, मास्टर्स करी, उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ें नहीं हैं सही। मतलब आई रियलाइज्ड ऑलरेडी कि भाई जैसे हाथ उठाना है वो ऑलरेडी मेरे घर में हो चुका है, लेकिन ये होता था कि मैं स्टैंड करती थी उस टाइम, अब वो स्टैंड ऑब्वियसली मेरे लिए तो सही होता था, क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाओगे तो वो गलत है, इवन कोई भी किसी को मारेगा तो गलत है, नदर देन कि वो लड़का है या लड़की है, मारना इज गलत। सो वहां से हुआ स्टार्ट, क्योंकि मेरा एक, मैं पर्सनल थोड़ा शेयर करूंगी, मेरा भाई चला जाता था, अगर ऐसा कुछ होता था घर में मम्मी पापा के बीच तो वो चला जाता था, बट आई स्टूड कि हाँ ये चीजें गलत हैं, स्टैंड कि मम्मी के साथ जो हो रहा है वो गलत है। सो वहां से हुआ, फिर धीरे 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 करते चीजें सुधरी नहीं सुधरी चल रहा था। फिर आफ्टर माय मास्टर्स मैंने बहुत सारी चीजें रियलाइज करी कि हमने वहाँ एक, मतलब गलती से नहीं बोल सकते, कोर्स में था जेंडर स्टडीज पढ़ लिया, तो वो चीज़ मेरे घर में बहुत इफेक्ट होने लगी, और कि लड़की को कैसे स्टैंड लेना चाहिए, कैसे, वो चीज़ें थी, लेकिन एक पुश की ज़रूरत थी, शायद मैं कह सकती हूँ। सो वहाँ से मुझे रियलाइज हुई चीज़ें, और मैंने पापा से, मतलब बहस हो जाती थी मेरी, आई लव माय पापा, लेकिन हाँ हो जाती है बहस, वो गलत करेंगे तो मैं क्या नहीं बोलूँगी नहीं। सो पापा से बोलना आप गलत कर रहे हो, लड़का लड़की इक्वल होते हैं, बड़ा है तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इज गलत, इनइक्वालिटी आप नहीं करोगे, वो गलत है। सो पापा से मेरी बहस होने लगी, हम बात नहीं करते थे, पापा मेरे से 1 हफ्ते 2 हफ्ते बात नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं बहस करने लग गई थी। सो आफ्टर मैंने मास्टर्स करी, उसके बाद मैं एक कंपनी में काम कर रही थी, फिर इन बिटवीन कोविड ही, मेरे लिए कोविड कह सकते हैं मेरे लिए गिफ्ट है, क्योंकि मैं उसी दौरान ओएसिस से मिली हूँ, और ये बाय चांस जर्नी थी मेरी, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप आया था एक ऐसी मैसेज कि ऐसे कंपटीशन है, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट रजिस्टर एंड ऑल। सो आई जस्ट डन दैट, मतलब बिफोर अराउंड, आई एम नॉट श्योर, फिर सितंबर अक्टूबर अराउंड ना। सो मैंने उस टाइम वो रजिस्टर करा, फिर रजिस्टर करने के बाद हाँ जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने करी, द फर्स्ट राइटिंग वाला, ऐसे वाला, इवन आई टुक हेल्प फ्रॉम माई सिस्टर ऑल्सो, वो 10th में है तो मैंने उससे हेल्प लिया, एंड उसके अंदर जो मैंने देखा शायद मैं भी इतना डीप नहीं सोच सकती थी, क्योंकि उसने मुझे छोटी से छोटी चीज़ें बताई, जैसे एक कचरा फैला रहे हो तो एनवायरमेंट के लिए वो भी गलत है, क्योंकि मेरा टॉपिक से रिलेटेड था, तो आई आस्क्ड टू हर आल्सो कि मुझे बताओ आपने क्या सीखा है और क्या नहीं, और आपको क्या इंडिया के लिए करना चाहिए, क्या लोगों के लिए करना चाहिए, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने बहुत, मतलब मैं इंस्पायर खुद हुई थी उससे, वो अभी 10th में ही है, और मेरे को ये उस टाइम नहीं पता था कि वो भी ज्वाइन कर सकती है, तो शायद मैं उसे भी कराती, शायद क्या दोनों बहनों को कराती अपनी, आई हैव 2 sisters। सो आफ्टर दैट उसने मुझे बोला, फिर ग्रुप डायलॉग हुआ, फिर वहाँ पे बातें हुई, और उसके बाद द कैंपेन पार्ट, तो कैंपेन पार्ट में भी आई वेंट, मतलब जहाँ मुझे करना था वहाँ पे भी मैंने डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी जो मैं एक्चुअली फेस कर रही थी लाइफ में अपने फैमिली के साथ या पापा के साथ स्पेसिफिकली, सो मैंने वो चीज़ें वहाँ पर लिखी, एंड आई वांट टू कि उस टाइम पे आई वांटेड कि मैं सब बच्चों की वहाँ पर थिंकिंग जानूं कि क्या है, और थिंकिंग अगर गलत है तो उसको सुधारूं। सो मेरे पास वहाँ पर बच्चे जो इकट्ठे हुए थे रैंडम, वो 7th क्लास से, इवन 5th से, हाँ 5th से लेकर आप लोगों तक, लाइक मेरे फादर की एज तक भी थे। सो समवेयर उन लोगों की थिंकिंग गलत थी, समवेयर ठीक थी, डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत सारी चीजें मेरे को जानने को मिली, लेकिन मैंने उन्हें सुधारा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नहीं सुधारा तो वो उनके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगा जो बैठा हुआ है, तो चेंज करने की जरूरत थी। तो उसके बाद
मैं फिर ये सामर्थ्य वाला हुआ, ये हुआ था मार्च में अराउंड। तो मैं मतलब कंटिन्यू था मेरा जर्नी कि मैं ओएसिस के साथ कनेक्टेड थी विद टीना मैम। सो मार्च में फिर उन्होंने बताया कि ये लाइव कैंप है। सो आई जिसकी मैं बिल्कुल चलूंगी, मैं मतलब फ्री हूँ, जॉब बेरोजगार हूँ मैं। सो मैं बिल्कुल चलूंगी और मैं करना चाहूंगी। सो बेरोजगार की आदमी ने शायद मैं करना ही चाहती। सो करा मैंने फिर उसके बाद, और वो 3 दिन मेरी लाइफ के लिटरली मतलब एक इंस्पिरेशनल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हेजिटेशन तो अभी भी है कहीं ना कहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। सो बट एट दैट टाइम इन 3 दिनों में मैंने फर्स्ट डे थोड़ा हुआ, लेकिन हाँ इंटरेक्शन जरूरी था क्योंकि मैं और मैम थे सिर्फ। तो मैंने कहा अगर मैं बोली तो सामने वाला बंदा ऑब्वियसली बोलेगा, अगर वो हेजिटेट कर रहा है, जो अंदर मेरे अंदर फीलिंग है वो सामने वाले के अंदर भी होगी। सो मैंने बोला, उन्होंने फिर रिप्लाई करा, तो हाँ ओके, मैंने कहा ठीक है मैं सही कर रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी तो सामने वाला बोलेगा। तो वहां पर सारे गर्ल्स थी, इवन वुमेन थी, मैरिड थी, कुछ प्रेग्नेंट थी। तो वहां से फिर पहला डे फिनिश हुआ, मतलब बात करी, स्टोरी करी, बहुत मतलब एक फन काइंड ऑफ कि उन्हें मोटिवेशन मिली। और इवन मुझे भी, मैंने फर्स्ट डे में ज्यादा कुछ नहीं करा था, बस हाँ उन्हें जाना पहचाना। सेकेंड डे में कुछ ऐसी चीजें बात मूवी हुई, एंड थर्ड डे में आई स्पोक कि मैंने यही स्टोरी वहां पर सुनाई थी, क्योंकि हेजिटेशन की जब बात आई, रियलाइज कि नहीं यार कुछ मेरे बैड एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मैं चुप रहना सीख गई हूँ। क्योंकि आज पहला दिन है मेरे यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने ज्यादा लोगों से बात नहीं करी। अगर सामने से कोई आ रहा है तो हाँ ओके मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन वैसे अभी शायद मुझे टाइम लगेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ माई बैड एक्सपीरियंसेस। बट अगर मुझे ये देखने को मिला कि अगर मैं बोलती हूँ उस लाइफ कैंप से, कि अगर मैं बोलती हूँ सामने वाला बंदा मुझे जरूर रिप्लाई करेगा। एंड द यू कैन से द पावर ऑफ अ स्माइल, कि अगर तुम एक स्माइल करते हो तो वो रिस्पॉन्स तुम्हें जो मिलता है दैट इज टू हैवी, एंड यू कैन से बहुत ही अच्छा होता है वो, क्योंकि वो एक इंसान की, एक लिविंग बीइंग की, भले ही वो कोई जानवर क्यों ना हो, इवन अगर सो तुम प्यार से रखते हो तो उसकी लाइफ भी बहुत सुधार सकता है, इवन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। तो वो चीज वहां से आई मेरे पास। एंड सो अभी भी मैं जैसे मिलती हूँ लोगों से, यहाँ पर मेरी सिर्फ इंटरेक्शन हुआ, मास्क लगा रहता है, स्माइल तो दिखेगी नहीं, आंखों में ऐसे आता है बस कि हाँ स्माइल कर रहे हो तुम। सो वो हाँ मैं स्माइल करती हूँ तो रिप्लाई आता है स्माइल से, एंड आई वाज हैप्पी कि हाँ चलो मैं कुछ कर रही हूँ और इस चीज को आगे लेके जाना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये 6 बहनों के बीच में ये बंदा क्यों बैठा है लेकिन मुझे यहाँ पे भी ऐसा लगा कि थोड़ा तो बॉयज को भी झुकना चाहिए। अगर यहाँ पे ये लोग ही सिर्फ सामर्थ्य दिखाएंगे तो फिर अनफेयर होगा और फिर से वही दौर चलेगा कि एक पक्ष ही वो भाग झेल रहा है। दूसरी बात ये कि शायद ये जो बात कर रहे हैं वो सेंसिटिव है और शायद यहाँ पे इसीलिए आप लोग बैठे हो, मैं ऐसा झाग लेता हूँ क्योंकि ये इसमें शायद आपको तकलीफ है या तो फिर आपको इंटरेस्ट है या तो फिर आप भी ये दौर से गुजरे हो। लेकिन आज इंडिया के 70% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, मतलब चाणोद है, जूना मांडवा है, ये सब वैसे सिटी में कहलाता है लेकिन एक गांव है। तो ऐसे सिटी के आसपास कई कितने छोटे छोटे गांव है कि जहाँ पे आज भी वो रिचुअल से वो लोग जी रहे हैं, जो बहनें हैं वो लोग जी रहे हैं। और मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया है। बिफोर 2 years मुझे ऐसा नहीं था कि ये सब होना चाहिए, ये क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या है, सामर्थ्य लेके निकले, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन जब करीब से जानते, जब घर पे मम्मी थी, दीदी थी, फिर भी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आके साथ में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो पता चलता है कि इन लोगों के भी प्रॉब्लम्स है और इन लोगों को भी वो चीज चाहिए, वो मौका चाहिए। तो वो सब चीजें रियलाइज हुई। दूसरी चीज ये थी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम लोग बाहर फील्ड वर्क करते हैं, तो उस वक्त मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था और ऐसा कुछ नहीं था कि क्या करेंगे जब फर्स्ट ईयर में थे। लेकिन अब जब सेकंड ईयर था, अभी रिसेंटली 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया,
तो उस वक्त मैंने ऐसी कई चीजें अपने आंखों से देखी। माना कि हम लोग बाजार में गए थे कि जहाँ पे माना कि सूरत में चौटा है, वैसे यहाँ पे मंगल बाजार है कि जहाँ पे सब ज्वेलरी की शॉप होती है, कपड़े की शॉप होती है, सब लेडीजें आती है और शॉपिंग करती है। तो उनके साथ में उनके हस्बैंड या तो फिर उसके भाई वो सब भी होते हैं। तो इस बार मैंने ये देखा कि जब मैं खड़ा रहता था ना तो दो लोग बात करते थे, लड़का और लड़की होता था। तो ऐसी बात चलती थी कि लड़का ऐसा बोलता था कि हाँ तू ये ले ले, तेरे पे ये अच्छा लगेगा। तो मुझे ये होता था कपड़े लड़की के है, पहनना लड़की को है, उसको जब चाहे तब पहने। तो फिर डिसीजन को ये तरफ से आ रहा था। और शायद क्या बोलते हैं हम लोग वो देते हैं ना फीडबैक, या तो फिर हम लोग वो कहते हैं कि तेरे पे ये अच्छा लगेगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ सजेशन देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कहते थे कि तू ये ले ले, ये अच्छा है तेरे पे, ऐसा नहीं बोलते कि ये तेरे पे अच्छा लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आज भी ऐसी चीजें सब जगह आसपास हो गई है, सिर्फ हम देख नहीं पाते। लेकिन वैसे ही सिर्फ हमारे घर पे माना आज भी कई जगह ऐसा होता है कि जो इंसान है, मतलब जो हस्बैंड है, वो दारू पी के आते हैं, बाद में मारपीट होती है, झगड़ा होता है। तो मुझे सिर्फ यही मुझे अभी एक ख्याल यही आता है कि अब से ऐसा हो कि दारू पी के आए कोई अगर आए और जो बीवी या तो फिर लड़की या तो फिर कोई भी घर में है जो फीमेल है, वो डंडा लेके सामने वाली इंसान को मारे, तो वो पूरा कैसा सीन होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अपोज करो, सामर्थ्य में आज मैं बैठा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अपोज करो, लेकिन जो चीज सही है वो क्यों ना हम लोग देखे। मतलब मैंने भी घर में देखा था कि रात को देरी से आते थे तो पापा टीवी देखने बैठ जाते थे, बाद में 8 बजे आके रसोई बनाने की, बाद में वो सब बर्तन मांजने के, पथारी करने, मतलब वो जो बेड आता है वो बिस्तर सही करने का 11:30 बजे 11:30 बज जाते थे। और फिर से मम्मी सुबह 4 बजे तो उठ जाते थे। तो ये सब क्यों, मतलब बहुत ऐसा लगता था कि ये सब क्यों ऐसा सब हो रहा है। और कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये सब लड़कियों को करना चाहिए या तो फिर ये लड़की करना, ये इनको करना चाहिए, ये चीज है, माने कि बाहर जाना है कमाने तो ये सिर्फ बॉयज को ही जाना चाहिए। तो ये सब चीजें मुझे अभी दिखनी शुरू हो रही है और मुझे वो खुजती है अभी कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, मतलब आसपास। और हम ऐसा बोलते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, हेल्थी समाज होना चाहिए। तो फिर हेल्थी समाज में दो लोगों के बीच में, मतलब जो मेल है या तो फिर फीमेल है, उसमें बैलेंस नहीं होगा तो वो फिर कैसे ऐसा होगा, हेल्थी कैसे बनेगा। और दूसरी चीज ये कि ये जो सामर्थ्य इवेंट था ना उसमें मैं गया था, मतलब हम लोग फील्ड पे गए थे अभी 18 मार्च को। तो एक इंसान ने मुझे ऐसा रिप्लाई दिया कि आप सामर्थ्य की मूवमेंट चला रहे हो, लेकिन कितनी जगह पे लड़कियां आगे है ही ना। तो मैंने उस इंसान को एक ही सवाल पूछा, वो भैया कुछ नहीं बोल पाए। मैंने बोला चलो कहाँ पे लड़की आगे है, तो बोले रेसलिंग में। मैंने बोला कितने हैं, मेरे को नाम दो, और बॉयज के नाम दो, मेल्स के नाम दो और फीमेल्स के नाम दो। बाद में बोला साइंटिस्ट, कितने लेडीज साइंटिस्ट ऐसी है कि जो आगे पहुंचे, एस्ट्रोनॉट। ऐसी कोई भी चीज घर वाली और काम वाली के बिना कि जहां पे महिलाएं आगे हो, आगे है लेकिन कितने प्रतिशत आगे है, 2% 3%, सिर्फ इतनी। और मैंने मेरे घर पे जो देखा है कि पापा आते हैं, काम करके आते हैं और पूरे, मतलब बाद में रेस्ट लेने का, लेकिन घर पे मम्मा होते तो उनको कोई रेस्ट नहीं होता, वो इतना ही काम करते। फिर भी रात को तो क्या ओवरनाइट करते हैं वो लोग। मेरे को ऐसा आता है, मतलब पापा 8 बजे के बाद जो ऑफिस पे काम करते हैं उसको ओवरनाइट बोलते हैं, तो घर पे मम्मा 8 बजे के बाद जो काम करती है उसको क्या कहना चाहिए। सुबह 4 बजे उठते, अगर कोई जो बॉयज है या तो फिर कोई लड़का है 4 बजे 5 बजे उठ के मेडिटेशन करेगा, जिम जाएगा, 10 बजे ऑफिस जाएगा। तू भाई घर का काम करे ना तो जिम जाने के बराबर ही है। मेरे को ये चीज होती है कि ये सब चलता है हमारे आसपास, तो फिर ये सब सहन क्यों करने का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आज भी कि ओपोज करो, मैं ऐसा भी बोल नहीं रहा हूँ कि आपका हक है आप मांगो, नहीं। मांगना क्यों है, मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई है आज हमको ये, मतलब कोई इंसान होता है, कोई लड़का होता है ना, वो ऐसा बोलता है जा तेरे को दिया, अरे भाई तू भीख दे रहा है, तू दान दे रहा है क्या, तू ऐसा बोल रहा है। तो
मुझे वो चीज बहुत इतनी अभी वो चीज खुजती है कि ऐसा क्यों है, मतलब हैप्पी फैमिली नहीं बनेगा यार। मैं और ये चीज से क्यों डर गए, सिर्फ समाज ही है ना। मैं ये लड़कियों ने जो बात बोली कि बाल कटवा गए, घर से डर नहीं लगता, समाज से डर लगता है ना। समाज जो है वो समाज में ही है ना। एक तरफ हम लोग ऐसा बोलते हैं कि समाज की परवाह मत करो, जो करना है वो करो, और जब लड़कियों के डिसीजन लेने को आते हैं तो वहां पे समाज पहले आता है। मेरी मम्मा की शादी 16 साल में हुई, मेरी बहन की शादी 18 साल से हुई, मेरी शादी की बात 27 साल से बोल रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी शादी अभी करो, लेकिन ऐसा इनजस्टिस क्यों कि लड़कों की बात आती है तो ऐसा बोलते हैं कि कमाएगा, बाद में अच्छी लाइफ सेटल करेगा, क्यों उन लोगों को नहीं करने की, लड़कियों को नहीं करने की। और मैंने मेरी मम्मी को भी ऐसा बोला है कि कहीं पे भी सहन मत करो, हस्बैंड है, बेटा है, बाहर वाला है, घर वाला है, जो भी है, सहन मत करो, इंसान हो, इंसान की तरह रहो। ये मैं यहाँ पे कुछ जताने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे पिछले 6 मंथ से और ज्यादातर पिछले 1 मंथ से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है। और शायद ये सेशन इसीलिए लास्ट में रखा है कि सब इंसान, मतलब सब जो यहाँ पे वो मेल लोग बैठे, सब लड़के लोग बैठे, वो जाके सोच सके कि हमारे से ऐसी कहाँ पे गलती हो गई है कि जहाँ पे, मैं तो बोलता हूँ सामर्थ्य में भले ही आप हेल्प नहीं करो लेकिन आड़े नहीं आओ। ये नहीं करेंगे ना फिर भी समाज बहुत ऊपर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आगे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है लेकिन बहुत गलत हो रहा है और सबको बदलना चाहिए, सबको शुरुआत करनी चाहिए। और जैसे सामर्थ्य सेशन चल रहा है वैसे, और जैसे फ्रीडम पेरेंटिंग चल रहा है, फ्रीडम के चल रहा है, DIC चल रहा है, वैसे यहाँ पे बैठे चाहे वो ओएसिस में है नहीं है, चाहे आप बाहर 10 लोगों के सेशन लो या नहीं लो, लेकिन अपनी मेंटालिटी ऐसी बदलो कि घर में एक बेटी है, लड़की है या माँ है, घर वाली है, घर में एक इंसान है, ऐसी मेंटालिटी के साथ हम जिए। और दूसरा कि जैसे सामर्थ्य के सेशन स्टार्ट हुए वैसे भी बॉयज के सेशन स्टार्ट होने चाहिए, जिसका टाइटल होना चाहिए नर बुद्धि शुद्धिकरण अभियान, जहाँ पे इंसानों की जो मान्यता है, जो मतलब जो लड़के लोग हैं जिन्होंने ये सब रिचुअल में आ गए, वो सब हुआ है, उनको स्टॉप करना चाहिए। ज्यादा थैंक यू सो मच प्रजेश। सो ही इज द हीरो। सामर्थ्य के सेशन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लेकिन लड़कों को सेंसिटिव बनाने के लिए भी होने चाहिए। सो लास्ट में जस्ट 1 मिनट मैं ले रही हूँ। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये सबको पता है। 19 नवंबर इंटरनेशनल मेल्स डे है, पर ये किसी को नहीं पता है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हम जानना ही नहीं चाहते कि मेंस डे कब है। विमेन्स डे सबको पता है क्योंकि पूरी दुनिया में विमेन जो है वो आज भी लड़ रही है, यानी सऊदी अरेबिया में या जो जो ईरान, इराक या उस साइड के जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, वहां पे विमेन को अबॉर्शन कराने की भी फ्रीडम नहीं होती है। यानी अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा अबॉर्ट नहीं करवा सकती है, वहां का लॉ है कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते हो। कितनी सारी लड़कियां सुसाइड कर रही है। अभी साबरमती में एक लड़की ने दहेज की वजह से साबरमती रिवर में डूब के सुसाइड कर दिया। सो हम विमेन्स डे पे फ्लावर्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, हैप्पी इंटरनेशनल विमेन्स डे विश करते हैं, लेकिन वो हैप्पी टाइम नहीं है। हमें खड़े होके क्वेश्चन करने की जरूरत है। यानी हमें चॉकलेट्स देके उन्हें मनाना नहीं है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा दिन है, आपका दिन है, आज आप सब मना लो, लेकिन उसके बाद क्या? सो वी आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट कि जहाँ पे हमें बोलना है, जहाँ पे बोल्ड स्टेप लेना है। तो वुमेन्स के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट यही है, आज हमने गाने में भी सुना कि वो जंजीरें नहीं चाहिए हमें। तो वो फिर बाल को लेके हो, मेकअप को लेके हो, तैयार होने को लेके हो, कुछ भी हो, यानी हर जगह पे हम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं कि लड़की है तो ऐसी ही होनी चाहिए, वो सुंदर ही होनी चाहिए, उसको शादी करनी है, उसको शादी करके ससुराल जाना है, अपना नाम बदलना है, सब कुछ करना है। सो वो एक्चुअली नहीं है।
और हमें बॉयज को भी सेंसिटिव करने की जरूरत है कि हम क्यों फ्रीडम दे रहे हैं, हम कहाँ के बड़े आए कि हम फ्रीडम देंगे। सो हमें भी सेंसिटिव होना है और लड़कियों को भी बोल्ड होना है, तभी वो रथ के दोनों पहिए होंगे तो वो रथ चल पाएगा। अदरवाइज एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो हम कैसे ग्रोथ करेंगे। सो इंटरनेशनल मेंस डे नहीं पता है क्योंकि शायद उसकी जरूरत ही नहीं है कि हम मेंस डे मनाए, और विमेंस डे भी शायद हमारी ये विश है कि हमारा प्रोजेक्ट चलता रहे और लास्ट कुछ डिकेड्स बाद ऐसा टाइम आए कि इंटरनेशनल विमेंस डे भी सब भूल जाए, इतना इक्वालिटी हो। सो इंटरनेशनल विमेंस डे मनाना, और वो एक दिन की राइट नहीं चाहिए हमें, लेकिन पूरे लाइफ टाइम की राइट चाहिए। और जैसे कि प्रजेश ने बोला, हम इंसान है, हमें लड़कियों की तरह मत ट्रीट करो। सो दिस इज द मैसेज ऑफ सामर्थ्य, एंड थैंक यू सो मच सभी को बोल्ड स्टेप लेने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से आज हमारी बातें सुनी। एंड वी आर कंक्लूडिंग हियर, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।